चलो आज का जो टॉपिक है वो है सेफ गार्ड फॉर द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। और देखो मुझे लगता है आप लोग संविधान में तो अब अच्छे हो गए हैं आप लोग, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला देखो यहाँ पर है, जो शुरुआत हम करेंगे वो है आपके कुछ हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको सेफ गार्ड हमें कॉन्स्टिट्यूशनल के आधार पर मिलता है। मिलता नहीं मिलता, मानते हो ये बात? जैसे यहाँ पर सबसे पहला देखो आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15 तो आप जानते हैं, क्या मैं कह सकता हूँ? आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूँ, जो मेन हेडिंग है, क्या वो कह सकता हूँ मैं कि वो सोशियो जस्टिस लेवल की बात करता है? एग्री करते हो कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा 5 आधारों पे? क्या है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ। तो समाज किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। क्या मैं इसको एक सोशल जस्टिस में रख सकता हूँ, हाँ या ना? स्पेसिफिकली देखोगे इसका जो क्लॉज 4 है, सब क्लॉज 4 है इसका, जो 15, आर्टिकल 15 का क्लॉज 4, सॉरी क्लॉज 4 जो है वो क्या करता है? वो करता है कि मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब मुझे बताओ, ट्राइबल कम्युनिटी को अगर आप सिविलाइज्ड सोसाइटी से कंपेयर करोगे तो आपको सोशली और एडुकेशनली बैकवर्ड नहीं दिखेंगे वो। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉलिटिकली अगर आप देखोगे, बड़ी गहरी बात है वो समझने वाली। देखो, अगर मैं पॉलिटिकली देखूं तो बिलीव में जो हमारे ट्राइबल लोग होते हैं ना, वो हमसे ज्यादा साउंड होते हैं, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी का अपना जो कन्वेंशन होता है, अपनी जो प्रथा होती है, वहां पर आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रही है। वहां पर वो जब भी कोई गांव में फैसला लेना होता है, मानते हैं इनकी आबादी 200 है, तो बिलीव में जितने भी वो एडल्ट होते हैं, मानते हैं 200 में से 100 लोग थोड़े से एडल्ट हैं, सभी लोगों को शामिल किया जाता है और सभी लोग फैसला लेते हैं। जब मेजोरिटी होती है वो फैसला हो जाता है। और हमारे वहाँ क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमने कुछ और काम भी करने होते हैं, तो हमारे वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव। हम तो क्या करते हैं, वोट के माध्यम से अपनी पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ध्यान से अगर आप देखेंगे, ट्राइबल कम्युनिटी जो होती है उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो उनका पॉलिटिकल पावर हमसे ज्यादा होता है ऑटोमेटिकली। मानते हो ये बात? तभी से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सोशली और एडुकेशनली लिखा रहता है, हम पॉलिटिकली नहीं लिख सकते, वो कहना बड़ा जस्टिफाई नहीं हो पाता है। और वैसे ही आप जानते हैं आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 आपको मेरिट को जन्म देता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, मेरिट सिस्टम यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। और आप जानते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जब बात होती है, फॉर्म में होता है ना, ओबीसी होता है अलग से, एससी होता है, एसटी होता है। तो एसटी क्या डिनोट करता है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो फिर यानी कि हमारा 16(4) जो है, प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स नॉन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। क्योंकि आपको पता है इंदिरा साहनी केस आपने पढ़ा था, इंदिरा साहनी केस की ही तो देन है 16(4), मानते हो ये बात? इस वजह से आपको पता है कि 16(4) कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का जो प्रावधान है उसको एक संवैधानिक रूप देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है। तो यहाँ पर रिजर्वेशन आपको पता है हमारे ओबीसी को मिलता है, एससी को मिलता है, एसटी को मिलता है, और ट्राइबल आपके एसटी में आते हैं। और मैं तो कहूंगा जनरल को भी हमारा रिजर्वेशन मिलता है, किस फॉर्म में? ईडब्ल्यू। अब देखो, अब ये चीजें देखो, 15(4), 16(4, आपको नहीं लगता ये एक सोशलिज्म है? ये कार्ल मार्क्स दिख रहा होगा आपको, हाँ या ना? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? सब बराबर होना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी। तो इसमें आपको नहीं दिख रहा था क्लासलेस करने की बात है? ये दोनों ही क्लासलेस करने में लगे हैं सोसाइटी को, भेदभाव किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। तो क्लासलेस का मतलब ही क्या है? डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना, तभी तो क्लासलेस होगी सोसाइटी। अब ये एग्जीक्यूट किस फॉर्म में होता है, इसके लिए क्या इंस्टीट्यूशन बने हैं, इसमें डीएम साहब की क्या भूमिका होती है, ये सब चीजें जो होता है वो एक प्रशासन का कार्य होता है, यानी कि वो क्या होता है, आपका एक एडमिनिस्ट्रेशन। अब है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब देखो यहाँ पर तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं पार्ट 3 में, हमारे संविधान में पार्ट 3 में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस में होते हैं? पार्ट 4 में।